आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। अगर ये फंडिंग असंवैधानिक थी, ये तरीका असंवैधानिक था, तो इसके जरिए पैसा लेकर चुनाव लड़ना जीतना कितना वैध माना जाए? और अगर वो वैध नहीं था, तो मोदी जी को क्या हक है कि वो अपने पद पर बने रहें? अगर इंदिरा गांधी सिर्फ इसलिए उनका चुनाव खारिज कर दिया जाता है कि उनके जो धवन साहब हैं वो गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो यहाँ तो इतने बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल हो रहा था। भाई पहले तो जगदीप छोकर साहब को मेरी तरफ से बधाई। ये जब मैंने वो आज की खबर पढ़ी तो मुझे एकदम अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई कि छोकर साहब ने इतना काम किया है। डेमोक्रेसी को कैसे डीपन करना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना है, इन बातों पे किया है। और आज उसका एक एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन, उसका एक विकृत रूप हमको देखने को मिला था सन 2017 से, जब से अरुण जेटली ने उसको फाइनेंस बिल के रूप में पास कराया और कानून का हिस्सा एक बन गया वो। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बन ही गया, एक बहुत अच्छी बात है। अब ये हो सकता है जैसा सब लोग कह रहे हैं कि रिव्यू में जाए सरकार। मैंने तो यहाँ तक सुना है, अगेन उड़ती बातें हैं, कोई पक्की बात है नहीं ये भी, कि इस पर एक ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। तो मतलब अपना एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करके वो सरकार ला सकती है, लाए तो वो लाए। अगर सरकार लाती है तो उसकी मंशा और भी खुल जाएगी कि किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार अपने आप को बाध्य महसूस ना करे, वो पैसा लेती रहे और वो सिस्टम चलता रहे। रही बात फाइनेंस की, मैं आपका जो मूल सवाल है मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। जो रही बात फाइनेंस की, हमें नहीं लगता कि बीजेपी इतना सारा धन इकट्ठा कर रही है एक चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए उसके पास बहुत साधन है, पहले भी थे, जब इससे छोटी पार्टी थी, जब सरकार में नहीं थी तब भी थे, क्योंकि जिस क्लास को रिप्रेजेंट करती है वहाँ से पैसा बहुत आता था, आज भी है। दूसरी पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा मोहताज हैं इन फंड्स के ऊपर। बीजेपी इन फंड्स को एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट और सिस्टम को पॉलिटिकल रूप से डिस्टॉर्शन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, बाकी खजाने में डाल करके उससे इंटरेस्ट कमा रही है, जो भी उसका धन बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। तो सारे जो डिफेंसेस होते हैं, सारे काम होते हैं, ये इसी तरह के धन के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये कॉर्पोरेट खाली कॉर्पोरेट नहीं, बिग बिग इंडस्ट्री, बिग वेल्थ, साधारण कॉर्पोरेट वगैरह नहीं, और इस सरकार के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। इस सरकार की मेरी मेरी नज़र में इसकी इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये है कि गवर्नमेंट जो है प्रो वेरी रिच एंड एंटी द पोर, दोनों कंडीशंस एक साथ मिलने चाहिए। वो हो रहा है आज पहली बार हमारे देश में। तो वो जो रिश्ता जो कायम रहेगा, तो जो वेरी रिच लोग हैं उनके पास धन के अनेक माध्यम हैं, तो वो जो ब्लैक को सफ़ेद धन में बनाना बेरर बॉन्ड्स के ज़रिए वो काम इसने किया है कस के। और ये एकदम ही किसी भी रूप से गाँव के किसी साधारण लोग से उनको समझा के यदि पूछें तो भी कि भाई ये तो ठीक नहीं है। लेकिन कैसी-कैसी दलीलें दी गई थी। उस दिन हम बैठे थे, उस दिन जिस दिन ये पास हुआ सन 17 में, पार्लियामेंट में थे, प्रेस की गैलरी में, और अचंभित थे सब लोग, हैरान थे कि इस तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो इस तरह का बिल लाना, उसको मनी बिल के रूप में पास कराना, तो लगने लगा कि जो जी चाहे ये करने पर आमदा है, कोई रोक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये अगर इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ऑर्डिनेंस का रूट अख्तियार करते हैं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। रही बात आपके मूल बात की कि इंदिरा गांधी का हवाला हम ना भी दें कि एक टेक्निकल चीज़ पे उनकी मेमोरी ख़त्म की गई, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब ये है कि ये जो अभी आया, जिस चीज़ को आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, इससे थोड़ा बहुत लाभ
दूसरे पार्टीज को हुआ है, एक छोटा अंश भाजपा का, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। और जैसे जैसे दूसरे पार्टीज के हाथ पैर ये तोड़ते चले गए लगातार 10 साल से, यहाँ डिफेक्शन, वहाँ तोड़ना, वहाँ ये करना, मतलब इस तरह की धांधलियाँ करते चले गए, तो इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक ये साधन बन गया था। लेकिन जो अगर कोई ज़िम्मेवारी बनती है, तो अमुक पार्टी, अमुक पार्टी, अमुक पार्टी की नहीं बनती है। कानून किसने लाया, उसकी बनती है, ठीक है? और इसमें क्या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में, पार्लियामेंट के सिस्टम में विकार नहीं है क्या? या विकार नहीं थे क्या? इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन उस विषय पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। हम एक स्पेसिफिक बात की चर्चा कर रहे हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बड़े खेद की बात है, एक बड़े अफ़सोस की बात है, एक मतलब हैरान कर देने वाली बात है। कोई अगर आए आपसे बाहर से किसी दूसरे यूनिवर्स से और देखे कि इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ये होता है, उसको बड़ा शॉक लगेगा। और आज भी जो कोर्ट ने जो मेन बात थी कि आपने जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़त्म कर दिया कि जनता को नहीं मालूम है ये धन किसका है, जिसके ज़ोर पे आप, डंका की चोट पे आपने मीडिया को खरीद रखा है, आपने इसको खरीद रखा है, आपने उसको खरीद रखा है, ये कोई हमें आइडिया ही नहीं है। और जिनसे आप पैसे, चूँकि आप पॉलिसी मेकर हैं, आप सरकार में हैं, तो आपकी ज़िम्मेवारी दूसरे लेवल की है कंपेयर टू पार्टी ए, बी और सी, जिसको भी उसका एक छोटा-सा हिस्सा कहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पार्टी पॉलिसी बनाने के पोज़ीशन में नहीं है जो कि आप हैं। तो जी, आप में और बिग कैपिटल में कितना ज़बरदस्त तालमेल बन गया है, इस बात को तो जनता के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक इसको बिल्कुल। जी, डाला गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के ज़रिए, तब तक नहीं था। इसीलिए जिन बिल्कुल। लोगों ने ये लाया, ये सवाल बिल्कुल एक अहम है। दूसरा जायज़ है कि क्या इस सरकार को आज ही, अगर ये सरकार कोई यूरोप की सरकार होती है, ब्रिटेन की सरकार होती, तो क्या उसके ऊपर नहीं प्रेशर बनता कि आप मेहरबानी करके राम जी के नाम पे इस्तीफ़ा कीजिए और जय श्री राम, सीताराम। जी, बिल्कुल। आप मेहरबानी करके जी, जी, तशरीफ़ ले जाएँ। ये जी, ये 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 बनता है कि नहीं बनता है? ये बिल्कुल एक नैतिकता का सवाल है ये। ये खाली डेमोक्रेसी के जवाबदेही का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, वो जो तो कि है ही। जवाबदेही की चर्चा है। ये बड़ा जी, एक मैं आगे बढ़ूँगा, मैं आगे यूनिवर्सल बढ़ूँ। नैतिकता का प्रश्न है ये। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।